हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर में हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लिया, क्षार के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। और लवण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लवण इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लवण को 2-3 नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको इसके नाम से परिचित होना होगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं, घर पे जो हम लोग घर पे लवण का भी यूज करते हैं, जैसे नमक हो गया हमारा, वो क्या है, लवण है। ठीक है, तो हम इसका यूज भी करते हैं। यूज तो मानिए हम अम्ल क्षार सबका करते हैं, लेकिन हम लवण का भी यूज करते हैं। और लवण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लवण को 3 नामों से पूछा जा सकता है पेपर में। इसीलिए मैं देखिए बोलता हूँ, मैं भले ही चैप्टर पढ़ाता चलता हूँ, लेकिन जो बच्चा अगर ध्यान देगा तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि एक पतली सी कॉपी रखिए। जिस टॉपिक को मैं बोलता हूँ थोड़ा सा उसको हाईलाइट किया कीजिए, ठीक है, या वहीं पे एक पेन ले लीजिए, अपने बुक में उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि जब आप 6 चैप्टर पीछे जाएंगे, क्योंकि जब कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें पता है, उस चैप्टर में हम भी घुसे हुए हैं आपके साथ साथ, कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब एक बार ऐसे तो यूटिलाइज करके हम पेपर अभी आपका लास्ट में यूटिलाइज करेंगे, लेकिन जो चीज़ें बताते हैं उसको भी नोट किया कीजिए। चलिए अब हम लवण के बारे में बात करते हैं। लवण को किन 3 नामों से जाना जाता है। अब देखिए, या तो आपसे लवण पूछे, क्या पूछे, लवण पूछे, या फिर आपसे उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछे। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछे, इसको लवण का निर्माण कर लीजिएगा, लवण का निर्माण। या आपसे लवण का निर्माण पूछे, या आपसे क्या पूछे, उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछे, या आपसे अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया पूछे। तीनों चीजें एक ही हैं, पहले समझ आइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी लवण का निर्माण है, लवण का निर्माण ही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया भी उदासीनीकरण और लवण का निर्माण ही है। अर्थात इस नाम से तो आप कुछ पकड़ लिए होंगे कि इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि हम लवण, अम्ल एवं क्षार की क्रिया करवाते हैं। और जब अम्ल एवं क्षार की क्रिया करवाया गया ना, जब अम्ल की क्षार से क्रिया करवाया गया तो मिला, जानते हैं हमको क्या, एक पदार्थ नया मिला जिसे हम लवण कहने लगे। अम्ल की जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो हमें लवण प्लस जल मिला, तो जो पदार्थ मिला उसे हम लवण बोलते हैं। अच्छा सर, ठीक है, तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपका लवण होता है ये उदासीन होता है, ये न ही अम्ल होता है न ही क्षार होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में जो अम्ल का गुण था वो भी छिन गया, अम्ल को भी उदास कर दिया, और जो क्षार का गुण था, भाई क्षार के गुण था ना जो हम पढ़ते, उसको भी छीन लिया। तो इसने अम्ल का भी गुण छीन लिया और क्षार का भी गुण छीन लिया। जब दोनों से आप उसके गुण छीन लेंगे तो कोई उदास ही न बैठेगा। जैसे मान लीजिए आप मैथ में बहुत स्ट्रांग है या आप साइंस में बहुत स्ट्रांग है, हम ऐसे अपने हाथ लगाएं आपसे सारी चीज़ें, या मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, हम आपसे पैसे छीन लिए, अब आप उदास ही न बैठेंगे। ठीक उसी प्रकार इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जो आपसे हम पैसा खींचेंगे उसके बाद जो आप उदास बैठेंगे तो उस अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्यों क्या होता है, तो इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर लवण बन जाते हैं। तो चलिए इसकी एक परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा मेनली लिखवाई जा रही है। देखिए, किसी में लवण के निर्माण में तो परिभाषा पूछेगा नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को पूछता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा पूछता है। ठीक है, जब वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल की क्रिया क्षार के साथ या क्षारक के साथ कराई जाती है, जिसमें अभिक्रिया के पश्चात
जब क्षारक के साथ, इससे बढ़िया ये लिख लीजिए, थोड़ा सा और आपको स्पष्ट होगा। जब लिख लीजिए, वो अभिक्रिया नहीं, जब अम्ल की क्रिया, जब अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराई जाती है तो अम्ल तथा क्षारक के, अम्ल तथा क्षारक के गुण नष्ट हो जाते हैं, गुण नष्ट हो जाते हैं तथा, गुण नष्ट हो जाते हैं तथा लवण प्लस, लवण और जल बनते हैं। लवण और क्या बनता है? लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी आपसे पूछ लेता है लवण का निर्माण कैसे होता है। जब अम्ल क्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है। बस यहीं पे लिख देंगे, इतना ही, ये नहीं लिखेंगे कुछ उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बोला ही था कि जिस प्रकार फिजिक्स फॉर्मूले के बिना अधूरा है, बायो फिगर के बिना अधूरा है, वैसे ही केमिस्ट्री एग्जाम्पल यानी कि रिएक्शन के बिना अधूरा है। तो इसमें सर एग्जाम्पल कैसे दें? तो देखिए, ये एग्जाम्पल जो आपको लिखवाया जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर की भी बोलते हैं। मास्टर की कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इसका यूज आप अम्ल के रासायनिक गुण में कर सकते हैं, इसका यूज आप क्षार के रासायनिक गुण में कर सकते हैं, इसका यूज आप उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल के लिए कर सकते हैं, इसका यूज आप लवण के निर्माण की अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं, इसका यूज आप अम्ल एवं क्षार के बीच क्रिया को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। तो मतलब 5 यूज दे रहा है, तो ये भाई याद रखिएगा। और इसीलिए मैं सबसे ईजी वाला भी करवाता हूँ जो हम लोग घर में यूज करते हैं। क्या सर? HCl प्लस NaOH क्या बना देगा? नमक। NaCl प्लस H2O क्या बना देगा? NaCl प्लस H2O। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? लवण के निर्माण का कहिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया का कहिए, आप जिसका कह सकते हैं उसका कहिए। ठीक है, चलिए अब हमें सूचक के बारे में पढ़ना है। और हो गया था ना स्क्रीनशॉट। चलिए अब अम्ल क्षार लवण के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। अब देखिए, इस जो अब आगे चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है सूचक, इसमें अभी लिटमस पेपर पढ़ाया जाएगा, फिर पत्ता गोभी पढ़ाए जाएंगे, 1-2 और एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद से पीएच स्केल आएगा। तो उससे एक प्रश्न हर एक वर्ष आते हैं 2 नंबर के, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिए। सूचक, पहले हेडिंग डाल देता हूँ। सूचक नाम से ही कुछ प्रतीत हो रहा है। सूचक यानी कि सूचना देने वाला, सूचक यानी कि सूचना देने वाला। क्या सूचना देगा? जब अम्ल और क्षार में पढ़ रहे हैं तो हमें सूचना क्या देगा? अम्ल एवं क्षार की ही सूचना देगा कि ये अम्ल है। अब जैसे हम बता रहे हैं कि कोई पदार्थ, मान लीजिए अम्ल है, एक बॉटल में कोई पदार्थ अम्ल रखा हुआ है और हम उसका, तो हम पढ़े टेस्ट उसका कैसा होता है? अम्ल का खट्टा होता है। तो हम लेके ऐसे जीभ पे टेस्ट करेंगे, खट्टा है कि नहीं, जीभ ही हमारा जल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है, और क्षार भी बहुत खतरनाक होता है। तो हमने बोला भाई हम कैसे पता करें कि इस बॉटल में अम्ल है और इस बॉटल में क्षार है? कुछ बच्चे कहेंगे सर जी स्टिकर चिपका दीजिए। कैसे स्टिकर चिपका दे? पता होगा उसके बाद से नहीं स्टिकर चिपकाएंगे। दोबारे के लिए तो हम स्टिकर चिपका सकते हैं, लेकिन पहली बार तो हमें पता होना चाहिए कि अम्ल है कि क्षार है। बात सही है सर आपकी। तो इसी चीजों को पता लगाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के सूचक विकसित किए कि इसको, अब सूचक कैसे सूचना देता है कि हम जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, इसको हम डाल देते हैं किसमें? अम्ल में डाल देते हैं। अम्ल में डालने के बाद से ये हमारा ब्लैक मार्कर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसे हम क्षार में डाल देते हैं तो ये हमारा ब्लैक मार्कर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने बोला जब ये दोनों में अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहा है, इसकी दोनों में प्रतिक्रिया क्या है? अलग अलग है। जब ये दोनों में अलग अलग प्रतिक्रिया क्या दे रहा है, तो इसका प्रयोग हम उन दोनों की सूचना लेने के लिए कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो चलिए पहला हम लिखते हैं इस पे लिटमस पेपर। देखिए आपकी बुक में बहुत ज़्यादा दिया होगा, अगर कोई बच्चे एनसीईआरटी नहीं फॉलो करते हैं, जो भी बुक फॉलो करते हैं, मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखवाऊंगा 3-4, वो 4 आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। ये पूछा जाता है भाई, ये 4 आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और उसके बाद से आप डायरेक्ट पीएच पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 4 आप बिना याद किए मत रहिएगा। पहला लिटमस पेपर,
लिटमस पेपर। और यहां पे मैं लिख देता हूं सूचक, यहां पे लिखा ही हुआ है, यहां पे लिख देता हूं सूचक, ठीक है। और अम्ल और क्षार, इसमें किस प्रकार का कौन कैसा रंग दिखाता है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिटमस पेपर, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल, नीले को लाल, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला, ठीक है, लाल को नीला। बताया था ना ब्लू वाला ट्रिक भी। अच्छा, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर क्षार का अगर बता सकते हैं थोड़ा सा, ये सूचक का परिभाषा, तो वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुपात में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है उसे सूचक कहलाता है, ठीक है। या वे पदार्थ जो अम्ल क्षार की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं, या वो पदार्थ जो अलग अलग विलयन में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। चलिए अब फिर हम बात करेंगे लाल पत्ता गोभी के रस के बारे में। लाल पत्ता गोभी का रस, सूचक क्या है, लाल पत्ता गोभी का रस। तो ये जो होता है ना, ये जो लाल पत्ता गोभी का रस होता है, ये क्षार में हमें हरा रंग देगा, क्षार में क्या देगा, हरा देगा, और अम्ल में लाल देता है, अम्ल में लाल और क्षार में हरा रंग देता है। अम्ल में क्या देता है सर जी, लाल, और क्षार में हरा। हल्दी, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या आ गया, हल्दी, क्षार में, अम्ल में पीला, ठीक है, और इसमें भूरा लाल देता है, भूरा लाल। हल्दी देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रेड मार्कर से लिख भी देता हूं, ठीक है। यही तीन आपको याद करने, इसको लाल भूरा कर लीजिए, भूरा लाल, लाल भूरा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कम लिखवाया हूं, और सबसे ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ये हल्दी है, हल्दी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट सब है, मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाया है। अभी मेथिल ऑरेंज लिखवा सकता हूँ, फिनाप्थिलीन लिखवा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखवाई जा सकती हैं, लेकिन मैंने बोला कि भाई उतना ही लिखवाइए, उतना ही लिखवाइए जितना संभव हो। अब हम बात करने वाले हैं आज, थोड़ी सी हम चर्चाएं करेंगे। देखिए आज हम अब पीएच स्केल के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम पीएच स्केल को तो समझेंगे, लेकिन जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पीएच स्केल से न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सर वो एक लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज आप पहले तो जितना चीज़ आप दिमाग में घुसाए होंगे, फिर उसके साथ वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको अलग पढ़ाना, सेपरेट पढ़ाना वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, और जिससे क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से पढ़ाना मैं भाई सिक्योर करता हूँ। चलिए अब आता है पीएच स्केल का। पीएच स्केल ये भी क्या है, एक सूचक का है, सूचना देता है। तो एक देखिए ये एक स्केल होता है जिस पर 1 से लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान समझिएगा, ये एक सूचक होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी आगे बढ़ गया मैं, ये 14 तक के अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। कहाँ तक के अंक अंकित होते हैं, 14 तक के। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस स्केल को, अगर किसी तत्व का पीएच मान, देखिए पीएच मान, अब स्केल है तो इसका मान होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी तत्व का पीएच मान, सबका अपना अलग अलग पीएच मान होता है, इसके बीच में है, ठीक है, 0 और 7 के बीच में है, तो वो अम्ल होगा। वो क्या होगा, अम्ल होगा। और यदि 7 से 14 के बीच में है, ठीक है, 7 से 14 के बीच में है, तो वो क्या होगा, क्षार होगा।
यानी कि अगर किसी तत्व का पीएच मान क्या है 3 है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। किसी तत्व का पीएच मान क्या है 12 है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। किसी तत्व का पीएच मान क्या है 11 है वो क्या होगा, क्षार होगा। किसी तत्व का पीएच मान 3 है वो क्या है, अम्ल होगा। अब एक पॉइंट, अब किसी तत्व का नाम सर बीच में आपने सब जगह लिखा 7 के बारे में चर्चा है की, तो अगर किसी तत्व का मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा। मैं आज आपको इसका पूरा थ्योरी पोर्शन पढ़ा दूंगा, कल जो पढ़ाए जाएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। ये क्या होगा, अगर किसी का पीएच मान 7 होगा, कि पीएच मान कैसे निकालते हैं सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अगर किसी का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, किसी का पीएच मान 7 होगा तो वो तत्व उदासीन होगा। इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछा जाता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, पीएच मान 7 होता है, यानी कि शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। ये क्वेश्चन एक मैं इसलिए बता दें कि बहुत बार पूछा गया है और फिर यहाँ बताना मुझे सही लगा इसलिए मैंने बता दिया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने आपसे बोला 6, अगर किसी तत्व का पीएच मान 6 है तब भी वो अम्ल होगा, 3 है तब भी वो अम्ल होगा। तो एक बच्चे ने बोला सर जैसे हमारे पास स्केल हुआ करते थे मैथमेटिक्स में, तो उसमें सेंटीमीटर में चीज़ें दिया करती थी। सर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बराबर तो नहीं होते थे, लेकिन आप करें यहाँ पे भी अम्ल यहाँ पे भी अम्ल। बात तो भाई बहुत सही थी। तो मैंने बोला अब थोड़ा सा आप और आगे सुन लीजिए कि अगर किसी तत्व का पीएच मान 0 से 7 के बीच है तो वो तो अम्ल है, लेकिन जैसे जैसे हम पीएच स्केल में इधर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 0 से 7 की ओर बढ़ेंगे, अम्ल की प्रबलता घटती जाएगी, अम्ल की प्रबलता घटती जाएगी। क्या बोला मैंने, अगर 0 से 7 की ओर बढ़ रहे हैं, 0 से 7 की ओर बढ़ रहे हैं तो अम्ल की प्रबलता घटती जाएगी, और अगर उल्टी दिशा में आ रहे हैं 7 से 0 की ओर तो अम्ल की प्रबलता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, कि प्रबलता बढ़ती जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर 7 से 14 की ओर जाया जाए तो क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी, क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। क्षार की प्रबलता 7 से 14 की ओर जाएंगे तो क्या होगी, क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी, लेकिन 14 से 7 की ओर आएंगे तो क्षार की प्रबलता घटती जाएगी, प्रबलता घटती जाएगी। बस इतना आज आपको बता दिया ना। अब इसी को पहले समझिए। अम्ल, अगर किसी पीएच इसके पे 0 से 7 तक अंकित होते हैं, 0 से 7 के बीच में जो तत्व का पीएच मान होता है उसे अम्ल कहते हैं, जिसका 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, और 7 से 14 के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। अब यदि 7 से 0 की ओर जाया जाए, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, 7 से 0 की ओर जाया जाएगा तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, और अगर 0 से 7 की ओर आ जाए तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी घटेगी। ठीक इसी प्रकार अगर 7 से 14 की ओर जाया जाए तो क्षार की प्रबलता बढ़ेगी, और 14 से अगर इस साइड आ जाए 7 की ओर तो क्षार की प्रबलता घटेगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई तत्व है जिसका पीएच मान 5 है और कोई तत्व है जिसका पीएच मान 3 है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रबल अम्ल है, जिसका पीएच मान 3 है या जिसका पीएच मान 5 है, तो हम देखेंगे कि 7 से ज़्यादा दूर कौन सा है, 3 है, 5 ज़्यादा पास है, तो इधर जाने पर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है, तो प्रबल अम्ल कौन सा हो गया, 3 वाला, 5 वाला, 3 की अपेक्षा दुर्बल अम्ल हो गया। अम्ल है लेकिन दुर्बल है। अब पूछ दिया गया फिर 5 और 6 में कौन प्रबल अम्ल है, तो 5 7 से ज़्यादा दूर है, तो 5 प्रबल अम्ल हो गया और 6 दुर्बल अम्ल हो गया। अम्ल दोनों है लेकिन एक प्रबल है एक दुर्बल है। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पे आ जाए, अगर बोल दिया जाए एक तत्व का पीएच मान 14 है और एक तत्व का पीएच मान 11 है, एक तत्व का पीएच मान 14 है और एक तत्व का पीएच मान क्या है, 11 है, तो दोनों तत्वों में कौन सा प्रबल क्षार है, तो जिसका पीएच मान ये 7 से 14 ज़्यादा दूर है, तो यानी कि 14 का पीएच मान जो 14 है वो प्रबल क्षार होगा, और जो 11 है वो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। अब अगर आपसे बोल दे कि एक तत्व का पीएच मान 10 है और एक का 11 है, तो कौन सा प्रबल क्षार है, तो ये 11 ज़्यादा 7 से दूर है, तो 11 प्रबल क्षार है। ये इतना कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए।
हल्दी का रंग अम्ल क्षार में, लाल पत्ता गोभी का रंग अम्ल क्षार में। पीएच स्केल में कौन तत्व कहाँ पे निर्मित करते हैं, कैसे क्या बताता है, कितने अंक अंकित होते हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको पता आज होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो कल मैं स्टार्ट करूँगा अब इसके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से, वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उससे एक न्यूमेरिकल प्रत्येक वर्ष 2 नंबर के आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और होमवर्क करते रहिए, इसको नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, थोड़ा सा बुक पढ़िए, पढ़ते रहिए, चीज़ें सॉल्व करते रहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। मैं देख रहा हूँ कि मैथ के भी होमवर्क बच्चों बहुत कम ही सॉल्व करके भेज रहे हैं। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ टॉपर भी बहुत कम बनते हैं, जो सॉल्व करेंगे वो बनेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।